नमस्कार दोस्तों। आप लोगों को याद होगा हमने कुछ समय पहले इंटॉक्सिकेशन एडिक्शन के ऊपर एक शॉट डाला था। तो अब ये जो वीडियो सीरीज़ है ये उसी के एक्सटेंशन में है। इसमें हम लोग एक इंडिविजुअल सब्सटेंस को लेके उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। उसमें उसका वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन, यूसेज, उसके कॉजेज़ क्या हो सकते हैं उस एडिक्शन के, उसके इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं और आखिर में उस एडिक्शन से बचने के लिए क्या-क्या स्ट्रैटेजीज़, क्या-क्या प्लान और क्या-क्या ट्रीटमेंट हो सकते हैं, उन सब के बारे में हम एक बहुत ही साधारण और सादा भाषा में बात करेंगे, जिससे बड़ों को, बच्चों को, सभी को ये आसानी से समझ भी आ सके और वो आसानी से इसे सीख भी सकें। तो लाज़मी है ये उन शॉट के कंपैरिज़न में थोड़े से बड़े होंगे, लेकिन यकीन जानिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं। अच्छा, आज का जो सब्सटेंस हमने चुना है वो बड़ा सोच समझ के चुना है, क्योंकि ये सब्सटेंस हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और यही वजह है कि इस सीरीज़ की शुरुआत हम इससे कर रहे हैं। जी हाँ, वो सब्सटेंस है तंबाकू, टोबैको जिसे कहते हैं। अब इसके बारे में अगर छोटी सी ब्रीफिंग में अगर आपके लिए कर दूँ तो उसमें ये रहता है कि हमारा जो इंडिया है वो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है टोबैको का। जो फर्स्ट है वो है कंट्री चाइना। इंडिया में भी कुछ खास स्टेट्स हैं जो इसके प्रोडक्शन में भागीदारी देते हैं, जिनमें आपका आ जाता है गुजरात, यूपी, बिहार, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु एट्सेट्रा। अगर वर्ल्ड वाइड इसके यूसेज की बात करें तो तकरीबन 1.3 बिलियन लोग जो हैं वो तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं। उसमें भी अगर एरिया वाइज हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो इसका इस्तेमाल होता है वो साउथ ईस्ट एशिया में होता है, जो कि तकरीबन 39% है। उसके बाद यूरोप आता है जिसमें तकरीबन 24% होता है और आखिर में अमेरिका जिसमें तकरीबन 14% तक इसका इस्तेमाल होता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि टोबैको किस किस फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है। तो उसको इस्तेमाल करने का हो गया एक तो तरीका च्युइंग टोबैको, जो तंबाकू को चबाया जाता है। दूसरा बीड़ी की फॉर्म में, सिगरेट की फॉर्म में, आजकल ई सिगरेट चलने लग गई हैं। वेपिंग की फॉर्म में भी इसका इस्तेमाल होने लग गया है इन पिछले कुछ सालों में। आज इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमने एक खास कैटेगरी को चुना है जो कि है एडोलेसेंस। तो एडोलेसेंस एज जो होती है वो क्या है बेसिकली, ये तकरीबन 12-13 से लेके उधर 18-19-20 साल तक की जो एज होती है उसे एडोलेसेंस कहते हैं या किशोरावस्था कहा जा सकता है। मोटे मोटे तौर पे टीन एज भी मान सकते हैं आप। बेसिकली इसको चुनने की वजह ये है कि मेरे पास जितने भी मरीज़ आते हैं और जो तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम 90% ऑफ देम उन लोगों ने इसका इस्तेमाल करना अपनी किशोरावस्था से, अपने एडोलेसेंस से शुरू कर दिया होता है। इस वजह से ये बेहद ज़रूरी है कि इस पे जो काम किया जाए उसमें इस एज को सबसे प्राइम कंसर्न पे रखा जाए, क्योंकि ये एज सबसे ज़्यादा प्रोन होती है एडिक्शन के लिए। क्योंकि इस समय जो बच्चा होता है ना तो वो बिल्कुल छोटा होता है और ना ही वो बड़ा हो पाया होता है। उसके मेंटल और फिजिकल जो भी ऑर्गन्स हैं और जो स्टेटस है वो अभी भी डेवलपिंग होते हैं। उसकी फुल ग्रोथ नहीं हो पाई होती है, ना तो मेंटली और ना फिजिकली। इस वजह से एडिक्शन के चांसेस इन बच्चों में बहुत ज़्यादा होते हैं। अब बात करते हैं कि तंबाकू में आखिर ऐसा होता क्या है जिसकी वजह से इसकी लत लग जाती है, एडिक्शन हो जाता है। तो तंबाकू में जो सब्सटेंस होता है जो लत लगाता है उसका नाम होता है निकोटीन। निकोटीन करता क्या है? बेसिकली जैसे ही निकोटीन को कोई भी इंसान सूंघ के या चबा के लेता है, इसकी टेंडेंसी होती है ये बहुत जल्दी खून में घुल जाता है और कुछ ही सेकंड्स में, विद इन फ्यू सेकंड्स ये ब्रेन में पहुंच जाता है। ब्रेन में पहुंच के ये क्या करता है, ब्रेन में कुछ खास रिसेप्टर्स होते हैं जिनसे ये बाइंड करता है और उसकी वजह से कुछ खास न्यूरोट्रांसमीटर्स आपने नाम सुने होंगे, डोपामीन, सेरोटोनिन, एड्रेनालिन, ये सारे कुछ खास न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जिनको ये रिलीज़ करवा देता है। और उनके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, बड़ा कामिंग फील होता है, बड़ा प्लीजिंग फील होता है, शॉर्ट टर्म के लिए एक अलर्टनेस आ जाती है, कंसंट्रेशन बढ़ जाती है और आप बहुत ही रिलैक्स्ड फील करते हैं।
ठीक, लेकिन इसका नुकसान ये है कि ये बहुत ज़्यादा एडिक्टिव होता है। आपको वो जो डोपामाइन का शॉट तुरंत मिलता है, उसको लेने के लिए आप बार-बार इसका सेवन करते हैं और रिजल्टेंट ये होता है कि आपको खुद भी नहीं पता चलता कि कितनी जल्दी आप इसके एडिक्शन में जा चुके हैं। बात कर ली जाए इसके प्रतिकूल प्रभावों की, बैड इफ़ेक्ट्स की बात करते हैं। तो उसमें सबसे पहला जो बैड इफ़ेक्ट होता है वो तो यही होता है कि बढ़ते बच्चे हैं तो उनमें जो इनकी लंग ग्रोथ होती है प्रॉपर वो कॉम्प्रोमाइज़ होती है, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज़ आने लगती हैं, लंग की जो कैपेसिटी होती है वो धीरे धीरे कॉम्प्रोमाइज़ होने लगती है, हार्ट डिजीज़ होने के चांसेस बढ़ने लग जाते हैं, डेंटल डिजीज़ होने के चांसेस बहुत बढ़ने लग जाते हैं। इसके अलावा आपकी ओवरऑल फिटनेस पे, फिजिकल फिटनेस पे इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। मेंटल इश्यूज़ होने लग जाते हैं जिसमें एंजाइटी है, इरिटेबिलिटी है, पुअर कंसंट्रेशन है, लैक ऑफ कोपिंग मैकेनिज्म है। ये सारी चीज़ें आपको फिजिकल और मेंटल लेवल पे अफेक्ट करना शुरू कर देती है। कई तरीके के कैंसर्स होते हैं जो कि टोबैको के इस्तेमाल से डायरेक्टली लिंक्ड होते हैं। इसके लॉन्ग टर्म जब यूसेज चलते हैं तो फिर उसमें हार्ट रेट बढ़ना, ब्लड प्रेशर बढ़ना, ब्रीदिंग रेट बढ़ना, ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो इसके इस्तेमाल से साल दर साल समय के साथ बढ़ते जाते हैं। मुद्दे पे आते हैं जो कि है प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट। जी हाँ, प्रिवेंशन की जो शुरुआत होगी वो सबसे पहले होगी एजुकेशन, प्रॉपर एजुकेशन के ज़रिए। वो एजुकेशन कैसे दी जाएगी? आपके स्कूल लेवल पे, आपके टीचर्स के ज़रिए। टीचर्स के ज़रिए कैसे? इस चीज़ के बैड इफ़ेक्ट के बारे में रेगुलर अवेयरनेस फैलाने के साथ। जब इसके लिए रेगुलर अवेयरनेस कराई जाती है तो आप ये देखिए, अब एक जनरल भी टेंडेंसी अगर देखेंगे कि जो भी चीज़ हमें लगातार बताई जाती है वो कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठने लग जाती है। तो जब रेगुलर बेसिस पे इन चीज़ों के साइड इफ़ेक्ट्स बताए जाएंगे, इन चीज़ों को ना करने के फ़ायदे बताए जाएंगे, तो बच्चा बहुत आसानी से ये समझ जाएगा कि हमें इन चीज़ों से दूर रहना है। दूसरी चीज़ होती है पेरेंटल गाइडेंस। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पेरेंटल गाइडेंस में बहुत सी चीज़ें आती हैं। उसमें सबसे पहली चीज़ तो ये आती है कि पेरेंट सिर्फ गाइड ना करें, उनको मॉडल बन के दिखाएं। हमारे भारतीय समाज में ये बड़ा कॉमन है और स्पेशली मेल्स के लिए तो ये बड़ा नॉर्मलाइज्ड है कि फादर हो या अंकल हो या ग्रैंड पेरेंट्स हो, कोई भी हो, वो लोग फ्रीली स्मोक करते हैं। तो ये इतना नॉर्मलाइज रहता है, बढ़ते बच्चे बचपन से ये चीज़ें देखते हुए आ रहे होते हैं। तो ये सबसे बड़ी खतरे की घंटी होती है कि आप उनको गलत चीज़ को करने से मना कैसे करेंगे, जबकि आप खुद ही उनके सामने इसको रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें रोल मॉडल बनना होगा, जिससे कि वो ये जान सकें कि ये चीज़ करना ना तो नॉर्मलाइज है और ना ही हेल्थी है। दूसरी चीज़ ये है कि बच्चों पे एक रेगुलर वॉच रखी जाएगी, उनके साथ अपने कम्युनिकेशन को बहुत स्ट्रांग रखा जाएगा। उनकी कंपनी क्या है ये देखना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि कई बार बच्चे पीयर प्रेशर में ये चीज़ें करते हैं। पीयर प्रेशर मतलब साथियों से आने वाला दबाव। जैसे मान लीजिए कुछ बच्चे हैं, वो लोग इस चीज़ को कर रहे हैं, उसका जो बच्चा है अगर वो ना करे तो उसके साथ ही फिर उसको नीचा दिखाते हैं, कमतर दिखाते हैं कि तुझ में वो दम नहीं है, इस वजह से तू ये नहीं कर पा रहा है। ये बड़ा कॉमन होता है। मैं मेजॉरिटी केसेस में ये देखती हूँ कि बच्चे इन चीज़ों से इन्फ्लुएंस होते हैं। तो ऐसे में बच्चों की विल पावर और अवेयरनेस बढ़ाने का एक ही तरीका है कि उनको रेगुलर गाइड किया जाए। उन्हें ये कहा जाए कि ये गलत चीज़ें हैं और ये आप नहीं करेंगी, इसके लिए आपको फर्म खड़ा होना पड़ेगा। और जब आप में इतनी इच्छा शक्ति होगी और आपको पता होगा ये चीज़ ठीक है, तो फिर आप आसानी से ये तय कर सकेंगे कि मुझे तो करनी ही नहीं है, जो कर रहा है उसके इन्फ्लुएंस में, उसके दबाव में भी नहीं आना है। और मज़ा तो तब आ जाएगा जब जो कर रहा है वो आपसे इतना प्रभावित हो जाए कि वो करना छोड़ दे। मुश्किल लग रहा है लेकिन मुश्किल नहीं है। जब हमारे बच्चे क्लियर होते हैं और उनको सही दिशा में गाइडेंस दी जाती है तो वो आसानी से सही और गलत को समझ लेते हैं। बट याद रखना है, सख्ती के साथ नहीं, बहुत प्यार के साथ उनको ये चीज़ सिखानी है। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, हमें फ्रेंड नहीं बनना है लेकिन फ्रेंडली पेरेंट बनना है, जिससे बच्चे हमारे साथ अपनी हर बात को शेयर कर सकें। उससे हम ये जान पाते हैं कि आखिर इनके मन में अंदर ही अंदर चल क्या रहा है, और जब हमें ये पता चल जाएगा तो उसका सल्यूशन निकालना बेहद आसान हो जाएगा। ठीक। अच्छा, तीसरी चीज़ ये होती है कि बच्चे जो होते हैं वो मीडिया के लिए एक्सपोज़ होते हैं। उनको लगता है कि भई ये इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, रोल मॉडल्स हैं, जब ये लोग इन चीज़ों को कर रहे हैं तो हम क्यों ना करें? इससे हमारा भी स्टाइल बढ़ेगा, स्टेटस बढ़ेगा। तो उन चीज़ों के बारे में भी बच्चों को अवेयर करना बहुत ज़रूरी है। चौथी चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट आती है वो ये है कि उनके लिए ईज़ी अवेलेबिलिटी ख़त्म करा दी जाए। इसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल जो होता है वो गवर्नमेंट का होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, कि वो किस तरीके की पॉलिसीज़ बनाएंगी, किस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनाएंगी और किस तरीके की वॉच रखेंगी कि बच्चों तक ये चीज़ें उतनी आसानी से अवेलेबल ना हों।
जितनी आसानी से हम देखते हैं आज के समय में हो जाती हैं। इसके बाद ये तो रहा उन बच्चों के लिए कि जो बच्चे अभी तक इस एडिक्शन में गए नहीं हैं लेकिन प्रोन बहुत हैं। अब मान लीजिए वो बच्चे हैं जो ऑलरेडी इस एडिक्शन में आ चुके हैं, जो इसका इस्तेमाल करना शुरू कर चुके हैं। तो उनके लिए आपके लिए एक बेहद ज़रूरी जानकारी मैं देना चाहूँगी कि हमारे स्टेट लेवल पे ही हम लोगों के जो सरकारी अस्पताल होते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट्स में होते हैं, ब्लॉक्स में होते हैं, उन सब में एक प्रॉपर डेंटल डिपार्टमेंट होता है, मुख और दंत रोग विभाग होता है। उसमें स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स होते हैं, जिनके पास आप कभी भी जा सकते हैं। वो आप सभी का इलाज प्लस काउंसलिंग दोनों चीज़ों को बेहद अच्छे तरीके से करते हैं और इसके रिजल्टेंट जो मैं देखती हूँ बहुत ही शानदार हैं। बहुत से बच्चे, बहुत से बड़े भी ऐसे हैं जिन्होंने काउंसलिंग के थ्रू और प्रॉपर ट्रीटमेंट के थ्रू इस चीज़ से निजात पाई। इस बात को हमेशा याद रखें कि इसको इस्तेमाल करने के जो मज़े हैं वो बहुत ही शॉर्ट टर्म हैं और जो इसके नुकसान हैं वो लॉन्ग टर्म हैं और कई बार तो इतने ख़तरनाक हैं कि जिनकी भरपाई भी नहीं हो सकती है। इसीलिए हम सभी को ज़रूरत है बेहद सतर्क और सजग रहने की, जिससे हम और हमारी आने वाली पीढ़ी इस नुकसान से, इस नशे और एडिक्शन से बच सके। चलिए आज की बात यहीं तक, फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे पे बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।